तो चलिए बच्चों, अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज मुझे बताना चाहिए आप लोग को शंट का कॉन्सेप्ट, राइट? एमीटर एंड वोल्ट मीटर। तो देखो बच्चों, जो गैल्वानोमीटर होता है ये गैल्वानोमीटर इस तरीके का डिवाइस होता है। आप लोग यदि लैब में देखेंगे तो ऐसा डिवाइस होता है, ऐसा इंडिकेटर लगा रहता है, यहाँ पर इस तरीके से होता है, और यहाँ पर एक स्क्रू ये रहता है, एक स्क्रू ये रहता है, और अंदर इसके अंदर कॉइल होती है। उस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड होती है जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन होता है। जैसे आपकी गाड़ियों में, व्हीकल्स में स्पीडोमीटर होता है ना, तो उसमें इंडिकेटर जब इंडिकेट करता है तो उससे आपको स्पीड पता चलती है। बिल्कुल वैसे ही यदि हम सर्किट में करंट मेजर करना चाहते हैं तो गैल्वानोमीटर की हेल्प से अपन कर सकते हैं, पर उसको अपन को कन्वर्ट करना पड़ेगा एमीटर में। गैल्वानोमीटर जो है वो एक सिंपल डिवाइस है। द डिवाइस विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ करंट इज कॉल्ड गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर से आप ये पता कर सकते हैं कि सर्किट में करंट है या नहीं है। मतलब यदि मान लीजिए आप ऐसा सर्किट में वायर से ऐसा कनेक्ट कर दें, ऐसा कनेक्ट कर दें, तो इस कंडीशन में करंट फ्लो होगा जिससे इसमें डिफ्लेक्शन होगा, और ये समझ में आ जाएगा कि भाई सर्किट में से करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन इसी गैल्वानोमीटर को, अच्छा, इसके अंदर जो कॉइल होती है उसका अपना रेजिस्टेंस होता है जिसको जनरली हम लोग जी से डिनोट करते हैं। इसी कॉइल के साथ में एक प्रॉपर वैल्यू के रेजिस्टेंस को प्रॉपर कनेक्शन में यदि कनेक्ट कर दे, प्रॉपर कॉम्बिनेशन में, तो यही गैल्वानोमीटर कन्वर्ट हो जाता है एमीटर में या वोल्ट मीटर में। एमीटर मीन्स द डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं उसको बोलते हैं एमीटर। एंड द डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर ऐसा डिवाइस है जिसकी हेल्प से अपन सर्किट में किन्हीं भी टू पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। तो इसी गैल्वानोमीटर को हम लोग एमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी गैल्वानोमीटर को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं वोल्ट मीटर में, यदि हम प्रॉपर कॉम्बिनेशन में एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दें, और उस रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं शंट। तो जब हम लोग सर्किट में इसको शो करते हैं तो केवल ऐसा शो कर देते हैं, ये ऐसा ऐसा जी। जब हमने ऐसा कर दिया मतलब गैल्वानोमीटर बता रहे हैं, और जी जो होगा इस गैल्वानोमीटर का की कॉइल का रेजिस्टेंस है। अब आपको समझना पड़ेगा कि ये किस तरीके से कनेक्ट किया जाता है। तो आप देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि अपन कंपैरिजन देख रहे हो, साथ में फिर अपन आगे यहाँ पर शंट का कॉन्सेप्ट भी समझ लेंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको एमीटर, और साथ ही साथ आपको कंपेयर करवा दे रहा हूँ इसको वोल्ट मीटर से, वी मीटर। तो आपको दोनों बातें समझ में आ जाएंगी। तो फर्स्ट जो है वो एमीटर है। तो व्हाट इज एमीटर? द डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड एमीटर। एमीटर की हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। मतलब एमीटर का जो यूज होता है वो किस लिए होता है? आई को मेजर करने के लिए, करंट को मेजर करने के लिए। तो डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एमीटर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यदि ये करंट मेजर करने के लिए यूज होता है तो इसको अपन सर्किट में कैसा कनेक्ट करें? तो स्वाभाविक है, इसको सर्किट में हमको सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं सीरीज में करंट कैसा रहता है, सेम। तो इसीलिए जैसे ये सर्किट है, इसमें करंट जा रहा है, तो इसमें हम जो एमीटर होता है ये पूरा, उसको हम लोग कैसा कनेक्ट करते हैं? सीरीज में। तो डेफिनेटली एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो डेफिनेटली कनेक्टेड इन सीरीज, सर्किट में इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यदि आप सीरीज में कनेक्ट कर रहे हो
तो फिर इस एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? तो स्वाभाविक यदि रेजिस्टेंस रहेगा तो करंट को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। तो यदि आपके पास आइडियल एमीटर है तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी? 0। इसलिए जो आइडियल एमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस, आइडियल एमीटर उसका रेजिस्टेंस कितना होता है? 0। अब जब आप ये बोल रहे हैं कि आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 है तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कंप्लीटली 100% हो। तो हमने बोल दिया भले आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए, पर एक्चुअली में 0 तो हो नहीं पाता है। तो सही मायने में कैसा होता है? जितना मिनिमम हो सकता है उतना होना चाहिए। अब वो मिनिमम कैसे हो, कैसे आप बनाएंगे? तो जब हम लोग एमीटर को बनाते हैं तो किस चीज़ से बनाते हैं हम लोग? गैलोमीटर के साथ में कनेक्ट करके। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो गैलोमीटर कॉइल मैंने आपको बताया इसके साथ में सीरीज में एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं, सॉरी पैरेलल में, क्योंकि आपको मालूम है यदि पैरेलल में किसी रेजिस्टेंस को आप कनेक्ट कर रहे हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, काफ़ी कम हो जाएगा। और हमारा टारगेट यही है कि एमीटर का रेजिस्टेंस काफ़ी कम होना चाहिए। इसलिए एमीटर बनाने के लिए जो हम लोग शंट कनेक्ट करते हैं गैलोमीटर कॉइल के साथ में, वो कैसा कनेक्ट करते हैं? पैरेलल में। तो याद रखो ये पूरा जो कंप्लीट सिस्टम हो गया है इसको अपन बोलते हैं एमीटर। और ये कैसे बनता है? गैलोमीटर कॉइल के साथ में शंट को पैरेलल में कनेक्ट करके। इसका मतलब जो शंट होता है वो पैरेलल में होता है गैलोमीटर कॉइल के साथ में, राइट? तो मतलब आपको क्लियर होना चाहिए कि हमको यदि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस काफ़ी कम होना चाहिए तो गैलोमीटर कॉइल के साथ में जो शंट हम कनेक्ट कर रहे हैं रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग शंट बोल रहे हैं, उसको कैसा कनेक्ट करना चाहिए? पैरेलल में। साथ ही साथ ये शंट कैसा होना चाहिए? तो डेफिनेटली लो वैल्यू रेजिस्टेंस होना चाहिए हमको, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बहुत कम चाहिए ना। तो हम जितना लो वैल्यू वाला रेजिस्टेंस लेंगे उतना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कम आएगा। तो जो शंट कनेक्ट करते हैं वो शंट एक्चुअली में क्या होता है? लो वैल्यू रेजिस्टेंस, लो वैल्यू रेजिस्टेंस होता है, लो वैल्यू रेजिस्टेंस होता है। सिक्स्थ, यदि लो वैल्यू रेजिस्टेंस होता है तो इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती है? तो मान लीजिए यहाँ से मेन करंट आ रहा आई, यहाँ से कितना जा रहा है गैलोमीटर कॉइल से? आई जी। शंट से कितना जा रहा है? डेफिनेटली आई एस, सपोज आई एस। ये टोटल करंट था आई, यहाँ जा रहा आई जी, यहाँ जा रहा आई एस। और ये जो दोनों पॉइंट्स हैं गैलोमीटर कॉइल के दोनों एंड्स, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस सपोज कितना है? V। तो आपको मालूम है पैरेलल में तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसा रहेगा? सेम। इसलिए आप V इज इक्वल टू क्या बोल सकते हो? V इज इक्वल टू क्या था? I इंटू आर। यहाँ के लिए क्या होगा? आई जी इंटू जी। सेम पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर है तो इसके लिए क्या होगा? आई एस इंटू एस। तो इसलिए V इज इक्वल टू होएगा आई एस इंटू एस इज इक्वल टू आई जी इंटू ऑफ जी। तो फिर ये शंट की वैल्यू कितनी होगी? तो ये होगी आई जी इंटू जी अपॉन आई एस। वट इज आई जी? करंट थ्रू गैलोमीटर कॉइल। आई एस करंट थ्रू शंट। अब आपसे क्वेश्चन क्या है कि शंट से कितना करंट जाएगा? तो आप बता सकते हो क्योंकि टोटल करंट आ रहा था आई, उसमें से आई जी यहाँ चला गया तो बचा हुआ करंट यहाँ से जाएगा ना, आई माइनस आई जी, जिसको आप क्या बोल रहे हो? आई एस। तो एक्चुअली में आई एस किसके इक्वल है? आई माइनस आई जी के इक्वल है, राइट? तो अपन चाहें तो यहाँ पर एस इज इक्वल टू लिख सकते हैं आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग जो शंट है उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि हमको कितनी वैल्यू का शंट चाहिए। फिर इसके अलावा फिर यदि मैं आपसे 7th पॉइंट बात करूँ
कि बताओ इस एमीटर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, तो आप बता सकते हैं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा एमीटर का वो होना चाहिए G इंटू एस अपॉन G प्लस एस, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो बच्चों ये मैंने पूरे पॉइंट्स आपको बताए हैं और मीटर से रिलेटेड। एग्जैक्टली ऐसे ही गैलोमीटर कॉइल को अपन कन्वर्ट कर सकते हैं वोल्ट मीटर में। मतलब इसका यूज़ क्या रहेगा, सर्किट में किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। तो व्हाट इज वोल्ट मीटर? द डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग the potential difference between 2 points in electric circuit is called voltmeter। मतलब वोल्टमीटर क्या करता है, किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। सेकंड पॉइंट, वोल्टमीटर को आप सर्किट में कैसे कनेक्ट करोगे? तो सिंपल सी बात है कि यदि मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस है आर डैश, इसके दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस अपन को पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। तो हमको मालूम है वोल्टमीटर जो हम बनाने जा रहे हैं उसको हम कैसा कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो एमीटर को कनेक्ट करते हैं सर्किट में सीरीज में, लेकिन वोल्टमीटर को सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं, इन पैरेलल। तो कनेक्टेड इन पैरेलल। थर्ड पॉइंट, फिर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि बताओ आइडियल एमीटर जो है, आइडियल वोल्टमीटर, उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर, जैसे मैंने यहाँ पर बोला था रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, तो यहाँ पर आइडियल है एक्चुअली में, आइडियल रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर। वैसे रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर कितना होना चाहिए? तो स्वाभाविक है इन्फिनिटी होना चाहिए, इतना ज़्यादा हो कि यहाँ से करंट ही ना जाए, ताकि यहाँ पर करंट जो है वो डिस्टर्ब ना हो, पूरा का पूरा करंट यहाँ से जाए, ताकि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसा मेंटेन रहे, सेम। पर ऐसा होगा नहीं, मैंने बताया कोई भी चीज़ आइडियल नहीं होती, इसलिए आप इनफाइनाइट तो नहीं कर सकते। पर ये समझ गए कि हाँ वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इसका मतलब हाई होना चाहिए। तो आप वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हाई कैसे बनाओगे? तो वोल्टमीटर बनाना किससे है? गैलोमीटर कॉइल से बनाना है। तो गैलोमीटर कॉइल के साथ में आप जो शंट है उसको कैसा कनेक्ट कीजिए, सीरीज में। तो जैसे आप यहाँ पर ये आर डैश है ना, इसके क्रॉस आप क्या बना रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो वोल्टमीटर, ये वोल्टमीटर है। और वोल्टमीटर बन किससे रहा है? गैलोमीटर कॉइल के साथ में शंट को कनेक्ट करके। तो गैलोमीटर कॉइल के साथ में जो आप शंट कनेक्ट करोगे वो कैसा कनेक्ट करोगे, सीरीज में। एमीटर बनाने के लिए कैसा कनेक्ट किया था, पैरेलल में। वोल्टमीटर बनाने के लिए गैलोमीटर कॉइल के साथ शंट किसको कनेक्ट करोगे, सीरीज में। इसलिए जो शंट होता है वो होता है इन सीरीज विथ गैलोमीटर कॉइल। अब सीरीज में तो आपने कनेक्ट कर दिया, पर अब क्वेश्चन उठता है कि ये शंट का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? डेफिनेटली बहुत हाई, ताकि टोटल रेजिस्टेंस कैसा बन जाए, बहुत हाई। इसलिए जैसे मैंने एमीटर के लिए आपको बताया था कि शंट लो वैल्यू रेजिस्टेंस होता है, वोल्टमीटर के लिए जो शंट होता है वो हाई वैल्यू रेजिस्टेंस होता है। तो फिफ्थ, जो शंट होता है वो एक्चुअली में क्या होता है, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस होता है। फिर सिक्स पॉइंट, जैसे आपने यहाँ पर शंट की वैल्यू निकाली इतनी, वैसे यहाँ भी बताइए। तो यहाँ से मान लीजिए कितना करंट जा रहा है, IG।
यही तो जाएगा गैलोमीटर कॉइल से, और यही शंट से जाएगा सीरीज में। सीरीज में तो आपको मालूम है करंट कैसा रहता है, सेम। और अब यदि मैं यहाँ पर बात करूँ इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए कितना है V, तो V इज इक्वल टू क्या होता है I इंटू आर। तो क्या बोलोगे आप, V इज इक्वल टू आई जी इंटू ऑफ G प्लस एस, क्योंकि रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा टोटल G प्लस एस। तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर, आर कितना रहेगा G प्लस एस। तो यदि ऐसा है तो V अपॉन आई जी इज इक्वल टू G प्लस एस, मतलब V अपॉन आई जी माइनस जी इज इक्वल टू एस। तो यहाँ पर जो शंट की वैल्यू है वोल्ट मीटर के केस में इस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं। या तो आप फॉर्मूला रट लीजिए या कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट से भी आप निकाल लेंगे, जैसा मैं यहाँ समझा रहा हूँ ऐसे निकल जाएगा। तो V, अब देखिए दोनों में यदि आप देखें, यदि एलसीएम ले लें तो शंट इज इक्वल टू जाएगा V माइनस आई जी इंटू जी अपॉन आई जी। तो थोड़ी सी कुछ फर्क आ रहा है। यहाँ पर शंट की वैल्यू निकाल रहे थे तो आपको याद रखना पड़ेगा G के साथ में आई जी को केवल मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी। और यहाँ के केस में क्या हो रहा है, G इंटू आई जी तो हो रहा है, लेकिन उसको V के साथ में सब्ट्रैक्ट करना है, V माइनस आई जी इंटू जी अपॉन आई जी। ऐसे करके याद कर लीजिए। फिर सेवेंथ, जैसे मैंने आपको बोला एमीटर का रेजिस्टेंस इतना होता है, यदि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस मैं आपसे पूछूं कितना है तो आपका आंसर होगा G प्लस एस। तो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर R, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, तो आपका आंसर होना चाहिए G प्लस एस। तो इस तरीके से बच्चों अपन ने एक साथ स्टडी कर ली है एमीटर और वोल्ट मीटर दोनों की। अब अपन इसके क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। तो पहले आप लोग जो है इसकी कॉपी कर लीजिएगा, राइट। फिर देखिए आपका ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल जो है 4.12, इसका डायग्राम दिया हुआ है और बोला है इन द सर्किट फिगर 4.23 द करंट इज टू बी मेजर्ड, करंट मेजर करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट इफ द एमीटर शोन first A is a galvanometer with resistance Rg is equal to 60 ohms। फिर B में बोला है is a galvanometer described in A but converted to an ammeter by shunt resistance Rs। मतलब आपने उसको अब कन्वर्ट कर दिया एमीटर में सेकंड केस में। एंड थर्ड इज एन आइडियल एमीटर विथ जीरो रेजिस्टेंस। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। तो पहली कंडीशन में तो सीधा सीधा आपको ये जो एमीटर है वो बोला गया केवल गैल्वेनोमीटर कॉइल है बस, उसका रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 वोल्ट है, यही सर्किट पे फ्लो कर रहा है। तो हम लोग को मालूम है V इज इक्वल टू होता है I इंटू आर। अब यहाँ पर V की जगह पर अपन लिख रहे हैं E, EMF, तो जाएगा I इंटू ये रेजिस्टेंस R1, सपोज इसको R1 बोल दूं मैं, और प्लस RG, ये होगा, ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो इसमें E की वैल्यू जाएगी 3I और डेफिनेटली R1 की वैल्यू जाएगी 3 और RG की जगह पर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 60 ओम्स, आपको दिया हुआ है उसका 60 ओम्स, राइट, 60 ओम। तो वैल्यू रख दीजिए। तो इसका मतलब 3/63 इज इक्वल टू ऑफ I। इतना करंट मेजर करेगा फर्स्ट केस में। फर्स्ट केस में जो करंट की वैल्यू होगी वो आपकी
3/63 की वैल्यू 0.048 आ रही है, 0.048 एम्पियर। इतना करंट मेजर करेगा बच्चों। जब आपने शंट कनेक्ट नहीं किया, केवल गैलोमीटर से आप करंट मेजर कर रहे हैं। सेकंड केस में उन्होंने बोला है कि इस गैलोमीटर कॉइल के साथ में आपने शंट को कनेक्ट कर दिया और किसको बना दिया, एमीटर। अब कितना करंट मेजर करेगा, तो उनने शंट की वैल्यू भी दी है। अब शंट की वैल्यू उन्होंने दी है सेकंड केस में 0.02 ओम्स। तो आपको समझना चाहिए फिर तो, पहले आपको सेकंड केस में रेजिस्टेंस निकालना चाहिए एमीटर का, तो वो कितना हो जाएगा। अभी मैंने समझाया थोड़ी देर पहले एमीटर कैसे बनता है, गैलोमीटर कॉइल के साथ में शंट को पैरेलल में कनेक्ट करके। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा लड़की, G इंटू एस अपॉन G प्लस एस। तो ये जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। G की वैल्यू डेफिनेटली आप समझ रहे हैं कितनी दी है, 60। S की वैल्यू 0.02 अपॉन 60 प्लस 0.02। तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर आ गया 2/100 कर लीजिए इसका, एक जीरो कैंसिल हो गया, 6 इंटू 2 12 हो गया, 1.2 आ जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 60.02। ये किसकी वैल्यू आ गई है, एमीटर के रेजिस्टेंस की। अब सर्किट में से कितना करंट जा रहा है अब आपके लिए आसान है। तो आप क्या बोलोगे, E इज इक्वल टू आई इंटू R1 प्लस RA। तब E कितना रहेगा आपका 3, करंट I, R1 की वैल्यू 3 ओम और RA की वैल्यू 1.2 अपॉन 60.02। इसकी हेल्प ले लोगे तो I इज इक्वल टू 3 अपॉन हो जाएगा 3 प्लस 1.2 अपॉन 60.02। इससे आपको करंट की वैल्यू निकल आएगी। ये सेकंड आंसर हो जाएगा। और थर्ड वाले केस में तो उनने बोला है कि ये आइडियल एमीटर है, तब कितना करंट मेजर। तो मैंने बताया आपको आइडियल एमीटर का तो रेजिस्टेंस नहीं होता, तो फिर केवल एक ही चीज बचेगी, E इज इक्वल टू आई इंटू R1। इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो थर्ड केस में हो जाएगा E इज इक्वल टू आई इंटू R1 प्लस RA। लेकिन E कितना हो जाएगा, 3, I मेजर करना है, R1 आपको दिया है 3 और एमीटर आइडियल है तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 0। तो कुल मिलाकर अब हो जाएगा 3 बचेगा ये, तो 3/3 इज इक्वल टू ऑफ I, तो I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। ये तीनों केस में अलग अलग केस में आंसर्स हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट वाले केस में उन्होंने क्या किया है, केवल गैलोमीटर कनेक्ट किया और उसका रेजिस्टेंस आपको कितना बोला गया है, 60 ओम। उस कंडीशन में सर्किट में से कितना करंट फ्लो करेगा, जो फ्लो करेगा वही मेजर करेगा। तो E इज इक्वल टू जाएगा I इंटू R1 प्लस RG। E की वैल्यू 3, I आपको पता करना है, R1 की वैल्यू 3 है और RG की वैल्यू 60। सेकेंड केस में उन्होंने क्या बोला कि इस गैलोमीटर को पहले आपने कनेक्ट किया किसमें, एमीटर में। कैसे, शंट कनेक्ट करके। तो हम लोग को मालूम है एमीटर बनाने के लिए शंट कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में, गैलोमीटर कॉइल के साथ में पैरेलल में। अभी अपन ने थ्योरी पढ़ी। तो इसका रेजिस्टेंस निकालने फिर अपन RA की वैल्यू G इंटू एस अपॉन G प्लस एस करके। G की वैल्यू 60 गिवन थी, S की वैल्यू 0.02 गिवन है, इससे अपन ने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया। जब रेजिस्टेंस आ गया तो अपना E इज इक्वल टू क्या होगा, I इंटू R1 प्लस RA। वैल्यू रख दी, आंसर आ गया। थर्ड केस में उन्होंने बोला है कि जो एमीटर है वो आइडियल है। तो अभी अपन ने थ्योरी पढ़ी, उसमें पता है आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, 0। तो R की वैल्यू 0 कर दी, तो फिर करंट की वैल्यू 1 एम्पियर आ गया। ये हो गया बच्चों पूरा क्वेश्चन। अब अपन इसके बाद NCERT की एक्सरसाइज करते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो चलिए बच्चों, अब अपन जो आपका चैप्टर है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, जिसको अपन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी कह रहे हैं, चैप्टर यदि ख़त्म हो गया तो इसकी एक्सरसाइज करते हैं अपन। तो
इस एक्सरसाइज का अपन फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले 4.1। क्वेश्चन नंबर 4.1 फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए आप एनसीईआरटी की बुक में फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। ए सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्न्स each of radius 8 centimeter carries a current of 0.4 ampere. What is the magnitude of the magnetic field B at the center of coil? सर्कुलर कॉइल बोला है, सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्न्स। तो मतलब इस क्वेश्चन में हमको नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है n 100, n इज इक्वल टू 100 और रेडियस गिवन है 8 सेंटीमीटर, रेडियस 8 सेंटीमीटर मतलब 8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। करंट की वैल्यू गिवन है 0.4 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। तो आपको मालूम है सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला μ0/4 2 पाई NI/R। इसमें वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। μ0/4 मतलब 10⁻⁻7, 2 पाई बोलो 3.14, n बोलो 100, करंट बोलो 0.4 और रेडियस 8 इंटू 10⁻⁻2। इसको सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए B0 इज इक्वल टू 2 से ये 4 हो जाएगा, 4 से ये 0.1 हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा केवल 3.14 इंटू, यदि आप ध्यान दें तो 10⁻⁻2 न्यूमरेटर में जाकर +2 हो जाएगा और ये ऑलरेडी 10⁻2 है, तो 10⁻4 इंटू 10⁻⁻7 मतलब 10⁻⁻3 बचेगा और इस पॉइंट की वजह से एक और आ जाएगा तो 10⁻⁻4। यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर एम्पियर मीटर और वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला। तो हो गया बच्चे क्वेश्चन 4.1। नेक्स्ट 4.2, क्वेश्चन नंबर 4.2। A long straight wire carries a current of 35 ampere. What is the magnitude of the field B at a point 20 centimeter from the wire? मतलब हमको ये वायर दिया गया है, इस वायर से जो करंट फ्लो कर रहा है वो 35 एम्पियर दिया गया है। What is the magnitude of the field B at a point 20 centimeter? यहाँ से 20 सेंटीमीटर का मतलब 0.20 मीटर डिस्टेंस पर R, इतने डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, इस पर हमको मैग्नेटिक फील्ड बताना है। करंट कैरिंग कंडक्टर है इसकी वजह से। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है आपका B इज इक्वल टू, वो होता है μ0/4 पाई इंटू 2I/R। तो यहाँ पर B इज इक्वल टू μ0/4 पाई 10⁻⁻7, 2 I की जगह पर जाएगा 35 और R की जगह जाएगा 0.2, तो डेफिनेटली 2 से ये 0.1 बन जाएगा। 0.1 का मतलब 1/10, ऊपर गया 350, इसका मतलब 350 इंटू 10⁻⁻7। इसी को अपन बोल सकते हैं 3.50 इंटू 10⁻⁻5, है ना, न्यूटन पर एम्पियर मीटर और वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला। तो क्वेश्चन नंबर 4.3। A long straight wire in the horizontal plane carries a current of 50 ampere in north to south direction. Give the magnitude and direction of magnetic field at a point 2.5 meter east of the wire. देखिए जो वायर है उसमें हम लोग बात करें नॉर्थ और ये साउथ। A long straight wire in the horizontal plane carries a current of 50 ampere in north to south, 50 ampere.
give the magnitude and direction magnetic field at a point 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर। ये वेस्ट होना चाहिए, ईस्ट यहाँ पर, यहाँ कोई वायर है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट का डिस्टेंस गिवन है 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। अब बच्चों इसमें एक दिक्कत यह है कि मैं जो डायग्राम बना रहा हूँ वो वर्टिकल प्लेन पर बना रहा हूँ बोर्ड पर एक्चुअल में ये जो है टॉप व्यू है। यदि आप हॉरिजॉन्टल प्लेन पर देखें और मान लीजिए जहाँ मैं खड़ा हूँ वो नॉर्थ है और उसके अपोजिट वहाँ साउथ है, जिस साइड में हाथ बता रहा हूँ, तो स्वाभाविक है मेरे इस साइड पर वेस्ट होगा और इस साइड ईस्ट होगा। तो करंट का डायरेक्शन ऐसा दिया है, नॉर्थ टू साउथ। इस पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड बताना है। इसका टॉप व्यू ऊपर से आप इमेजिन करोगे, जो दिखेगा आपको वही डायग्राम यहाँ बना है। मतलब यदि मैं प्लेन पर ड्रॉ करूँ तो ऐसा भी कर सकता हूँ, ऐसा, ये नॉर्थ, ये ऐसा साउथ, ये, और ये पॉइंट यहाँ पर होगा। अब इस पॉइंट पर आपको क्या बताना है? मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन भी बताना है, मैग्नीट्यूड भर नहीं, डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो आप राइट हैंड रूल से ही बताएंगे, और उसमें मैंने आपको बताया कि थंब और फोर फिंगर्स को कैसा, थंब एंड फिंगर्स को कैसा रखना है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। थंब को रखना आपको करंट के डायरेक्शन में, जो कि कहाँ से कहाँ जाना, नॉर्थ टू साउथ, ऐसा रखोगे। फिंगर्स को आप उस पॉइंट की तरफ रखोगे जिस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। तो गिवन पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? परपेंडिकुलर टू ओपन पाम। आपको क्लियर दिख रहा है पाम किस तरफ ओपन हो रहा है? अपवर्ड। मतलब इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ऐसी अपवर्ड होगी, अपवर्ड, राइट। इसी डायग्राम का मैंने टॉप व्यू बनाया जो यहाँ दिख रहा है। तो आपका आंसर होना चाहिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो कैसे होगी? अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल प्लेन के अपवर्ड। और कितनी होगी? तो उसके लिए तो फॉर्मूला आपका यही लगेगा जो अपन ने यहां पर किया है, B इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई इंटू 2I अपॉन R। तो B इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई हो जाएगा 10⁻⁻7, 2 I की वैल्यू जाएगी 50 और R की वैल्यू जाएगी 2.5। तो डेफिनेटली B इज इक्वल टू 50 इंटू 2 100 हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 10⁻⁻5 बन जाएगा, इंटू ये 1/2.5 बचेगा, जिसमें से पॉइंट हटाओगे तो 10 ऊपर चला जाएगा, 25 नीचे रहेगा। तो स्वाभाविक है B इज इक्वल टू, यदि हम एक 0 से एक 10 से मल्टीप्लाई कर दे और एक 10 से डिवाइड कर दे तो ये 100 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 10 की वजह से ये 10⁻⁻6 हो जाएगा और ये कितना बन जाएगा? 4। तो कुल मिलाकर 4 इंटू 10⁻⁻6 वेबर पर मीटर स्क्वायर, है ना। न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी बोल सकते हो, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हो, टेस्ला भी बोल सकते हो, तीनों यूनिट्स हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा 4 इंटू 10⁻⁻6। कॉपी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4.4, राइट। A horizontal overhead power line carries a current of 90 ampere in east to west direction. What is the magnitude and direction of magnetic field due to the current 1.5 meter below the lines? मतलब अब जो है ये करंट ऐसा जा रहा है ईस्ट टू वेस्ट और इससे नीचे यहाँ पर 1.5 मीटर करंट कितना जा रहा है? 90 एम्पियर। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताना, डायरेक्शन भी बताना, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो मैग्नीट्यूड तो सिंपल अपना फॉर्मूला ही हो गया, B इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई इंटू 2I अपॉन R। तो B इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई हो जाएगा 10⁻⁻7, 2, करंट की वैल्यू 90 और डिस्टेंस कितना हो गया? 1.5। तो इसका मतलब B इज इक्वल टू डेफिनेटली हो गया 10⁻⁻7 इंटू 9 इंटू 2 18, 0, एक पॉइंट हटाया तो ये भी आ गया, 15 ही आ गया। तो स्वाभाविक से डिवाइड हो जाएगा, है ना, 3 5 जा और 3 6 जा, 600
100 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 10 टू द पावर -5 बन जाएगा, तो बचेगा 6/5 इंटू 10 टू द पावर -5। 6/5 का मतलब 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला। न्यूटन पर एम्पियर मीटर कर दो या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर कर दो या टेस्ला, एक ही बात। बसता है डायरेक्शन, तो डायरेक्शन में आप देखो राइट हैंड रूल यूज करोगे। करंट ये जा रहा है तो थंब ऐसा रखोगे, फिंगर को आप इस पॉइंट की तरफ रखोगे, नीचे आपको दिख रहा है पाम किस तरफ ओपन हो रहा है, आप लोग की तरफ। यदि बोर्ड के हिसाब से मैं बोलूँ तो यहाँ पर मैं बना सकता हूँ डॉट, मतलब क्या बोलूँगा, अबव द, इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड। आप अपनी कॉपी में बनाओगे तो यही क्या कहलाएगा, अबव द प्लेन ऑफ द पेपर, राइट। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी अबव द प्लेन ऑफ द पेपर, मैग्नीट्यूड ये होगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4.4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4.5। तो देखिए 4.5 क्या है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स per unit length on a wire carrying a current of 8 ampere and making an angle of 30 degree with the direction of uniform magnetic field 0.15 टेस्ला। मतलब कोई वायर है जो इस मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी गिवन है 0.15 टेस्ला, इसमें ये वायर ऐसा एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, और इस वायर में से करंट जा रहा है 8 एम्पियर। हमको बताना है फोर्स पर यूनिट लेंथ। आपको क्लियर है, कोई भी वायर यदि मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर है, मैग्नेटिक फील्ड में कुछ एंगल बनाते हुए रखा है, तो उस पर फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स, और उसकी वैल्यू आपको पता था ILB साइन थीटा। लेकिन चूंकि यहां पर बोला है फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब L की वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना, I की वैल्यू हो गई 8, L की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि फोर्स पर यूनिट लेंथ बोला है तो लेंथ 1 रख दोगे। B की वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड 0.15 टेस्ला, और थीटा की वैल्यू 30। इन सब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकल आएगा। I हो गया 8, 1, मैग्नेटिक फील्ड 0.15 और ये जाएगा साइन 30। साइन 30 आपको पता है 1/2 और 15 इंटू 8, 15 का टेबल बोलो, 15 इंटू 8 बोलो 120, पॉइंट की वजह से जाएगा 1.20, और साइन 30 कितना होगा 1/2। तो कुल मिलाकर फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना आ गया इसको 0.6 न्यूटन पर मीटर। इस वायर की यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स लगेगा 0.6 न्यूटन पर मीटर। पूरी लेंथ पर कितना फोर्स लगेगा तो बता देते, यदि लेंथ है वो दे देते, तो लेंथ दी नहीं उनने। यदि लेंथ 2 मीटर बोलते तो कितना फोर्स लगता, इसका डबल। क्यों भाई, हाँ नहीं, इसका सॉरी लेंथ 2 होती तो फिर हाफ हो जाता, डिवाइडेड बाय 2 हो जाता। समझ रहे बात। नेक्स्ट, नहीं यूनिट लेंथ पर फोर्स ये है तो 2L पर, सॉरी बच्चों, डबल हो जाता, डबल। यूनिट लेंथ पर, यहाँ पर यूनिट लेंथ पर फोर्स F आ रहा है, ये अपन ने जो निकाला था 2 मीटर पर कितना हो जाता है 2F, डबल हो जाता, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4.6। 4.6 क्या क्वेश्चन है, ए 3 सेंटीमीटर वायर carrying a current of 10 ampere is placed inside a solenoid perpendicular to its axis. The magnetic field inside the solenoid is given 0.27 Tesla. What is the magnetic force on the wire? अब देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया 3 सेंटीमीटर वायर कैरिंग ए करंट, वायर के ऊपर आपको बोला गया लेंथ उसकी 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर वायर, 3 सेंटीमीटर,
और करंट कितना है I 10 एम्पियर is placed inside a solenoid perpendicular to its axis. The magnetic field inside the solenoid is given 0.27 Tesla. What is the magnetic force on the wire? Magnetic force बताना है. अब solenoid में ये एक्सिस हो गई, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो तो एक्सिस के डायरेक्शन में होती है, और आपने वायर को कैसा रखा है, इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, उसमें से भी करंट जा रहा है. अब इस पर जो फोर्स लगेगा F हो जाएगा ILB साइन थीटा. थीटा कितना हो जाएगा 90, क्योंकि वायर में से जो करंट जा रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है. तो फोर्स F इज इक्वल टू I की वैल्यू 10, लेंथ की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, मतलब 3 × 10⁻² मीटर. मीटर में कन्वर्ट करोगे ना, B कितना जाएगा 0.27 टेस्ला, और साइन 90 कितना होता है 1. इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा. ये हो गया 4.6. इसके आगे जो क्वेश्चन है बच्चों वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे.